वेलकम बैक। 23 मार्च की नशरियात जारी हैं। इस हवाले से हम चौधरी अनवर कमोर साहब से पूछते हैं कि उन लोगों के बारे में बताइएगा जिन्होंने अपने तमाम तर मफादात को एक साइड पर रख कर तरीके आज़ादी के लिए जदोजहद की। अब तो पाकिस्तान को मार्ज़ वजूद में आए हुए 74 ईयर के करीब हो गए हैं। आज़ादी की तहरीकों पर बेशुमार किताबें लिखी गई हैं। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी पर और उनकी जदोजहद पर, क्योंकि वो तहरीक के आज़ादी हिंद के बहुत बड़ा नाम थे, तो उन पे लिखी गई हैं। जैसे हर एक लिखने वाले ने अपने ख्याल से या अपनी जो तजर्बा था या अपनी जो मुतालिया था या अपनी सोच थी उसके मुताबिक किताबें लिखी हैं। वली खां की किताब फैक्ट्स आर फैक्ट्स, और जो किताब है ये जो जसवंत सिंह थे उन्होंने लिखी है, बुलेथो ने लिखी है। इन पे जी अलाना साहब ने कायद आज़म पे लिखी है, बुलेथो ने भी लिखी है कायद आज़म पर। उसमें सारी तहरीक की बातें की गई हैं और ग्रेट गेम की परछाइयाँ, इस सब बहुत ज़्यादा किताबें लिखी गई हैं। तो सब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो सारे आज़ादी से वाकिफ़ हैं। मैं अब दो शख्सियात की बात करूँगा जो पंजाब की तहरीक में, जिनका एक शख्सियत जो है वो तहरीक आज़ादी हिंद की बहुत बड़ी शख्सियत है पंजाब के हवाले से, और एक तहरीक आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से, मुस्लिम लीग के हवाले से। पहला जो शख्स है वो है लाला लाजपत राय। आशिक हुसैन बटालवी ने एक खाकों की किताब लिखी है जिसमें इनका जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब के हिंदुओं ने लाला लाजपत राय से बड़ा कोई लड़का, कोई बेटा पैदा नहीं किया। वो जालंधर के, लुधियाना के ज़िले में एक जगराओं छोटे से गांव में पैदा हुए। उनके वालिद जो राधा किशन थे वो मिडिल स्कूल में स्कूल मास्टर थे। गरीब आदमी थे, इतने पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को बहुत तवज्जो से तरबियत दी और तालीम दी, और फिर वहाँ से इब्तदाई तालीम हासिल की। फिर लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े, फिर प्लीडर बन गया। पहले प्लीडर होते थे, फिर एडवोकेट होते थे, फिर वो वकील बन गया। फिर लाहौर उन्होंने अपना रहना शुरू कर दिया और यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू कर दी। लाहौर की तारीख भी लाला लाजपत राय के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। कहते हैं कि इतना बड़ा कोई शख्स लाहौर में, जिसने लाहौर की तामीर के लिए और वहाँ पे तरक्की के लिए बातें काम किया है, किसी ने नहीं किया। मिसाल के तौर पर लाला लाजपत राय ने DAV कॉलेज बनाया। उसके बाद उन्होंने लक्ष्मी बिल्डिंग बनाई जिसमें लक्ष्मी, ये रिसोर्स कंपनी थी, वो लक्ष्मी चौक के हवाले से है। अपनी वालदा के नाम पे गुलाब देवी अस्पताल बनाया। लाला लाजपत राय नगर बनाया रावी के किनारे पर। इस तरह और भी अग्रवाल आश्रम बनाया। इस तरह उन्होंने बहुत सा लाहौर के लिए काम किया, तो तरक्की में हिस्सा लिया। इसके बाद उन्होंने जो कांग्रेस थे उसके वो मेंबर थे। वो आर्या समाज पर उन्होंने किताब भी लिखी, उसके नज़रियात आर्या समाज के बंदे थे, उसमें भी उन्होंने लिखा। तो उन्होंने जब 1928 में यहाँ सर साइमन कमीशन आया, उन्होंने आके हिंदुस्तान के लिए नया एक मंसूबा लेकर आए जिसको कांग्रेस ने और मुस्लिम लीग दोनों ने रिजेक्ट कर दिया कि ये हमें मंसूबा मंजूर नहीं है। वो आर्जी आज़ादी देना चाहते थे, अंदरूनी आज़ादी, सूबाई आज़ादी देना चाहते थे, लेकिन ये नहीं माने। तो उसमें जो वफद है वो लाहौर आया। तो लाला लाजपत राय ने बहुत ज़्यादा 40,000 से बड़ा मजमा था जिसको लीड किया। लाहौर रेलवे स्टेशन पे आए। उस वक्त तो उनकी उम्र 65 साल थी। जो लाठीचार्ज किया गया और उनको इतनी चोटें लगी, सर पे चोटें लगी और दूसरी वो गिर गए, उनको लेकर हॉस्पिटल आ गए। तो उनकी ना लाकर 20 अक्टूबर का ये वाक़या है, 20 अक्टूबर 1928 का वाक़या है। तो ज़ख्मों की ताब ना लाकर 17 नवंबर को वो इस दुनिया से चले गए। तो इस तरह उन्होंने अपनी जान भी तहरीक आज़ादी हिंद के लिए कुर्बान कर दी। तो इसके उनके बाद ही ये जो भगत सिंह हैं, सुखदेव हैं और दूसरे जो लोग हैं जो नौजवान थे, उन्होंने तहरीक को बड़ा उठाया और हंगामे करने शुरू कर दिए। उन्हीं हंगामों में सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वो मिस्टर सैंडर्स थे, जिन्होंने हुक्म किया कि इस पर लाठीचार्ज करें। तो वो दफ्तर से बाहर निकले तो उनको गोली मार के हलाक कर दिया गया। पहला काम उन्होंने ये किया कि उनको हलाक कर दिया। तो उसके बाद सारे जो लोग हैं उन्होंने आज़ादी की मुहिम जो है ना तेज़ कर दी। इसके बावजूद जब वो
17 नवंबर को फौत हुए तो उनकी जेब में 500 रुपया था, उनके सिर्फ 500 रुपया उनके पास था। इतने फलाई अदारे बनाने के बाद, इतना काम करने के बाद उनकी अपील पर सैकड़ों हज़ारों जो नोट हैं, पैसे हैं, वो आ जाते थे। तो एक बहुत बड़ा नाम जो दलित थे, जो हिंदुओं की कौमों को जानते हैं, मनुस्मृति ने 4 उनके वर्ण बनाए हैं, एक ब्राह्मण हैं, खस्त्री हैं, वैश्य हैं और शूद्र हैं। शूद्र को दलित भी कहते हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर जो उस कम्युनिटी से तल्लुक़ रखते थे जो बिल्कुल हिंदुओं में लोएस्ट क्लास है, तो उनकी जो तहरीक में जदोजहद है वो पढ़ने के और लिखने के काबिल है। उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज बनाई और उनका एग्ज़ाइल एक गवर्नमेंट बनाई। तो इस तरह उन्होंने जदोजहद जो है वो जापान पे हमला करके और उन पे अंग्रेज़ों की जो फ़ौज थी उनके ख़िलाफ़ जदोजहद की और इस तरह उन्होंने हिस्सा लिया। तो इस तरह ये जो लाला लाजपत राय हैं उनका जो मुजस्समा है वो बनाया गया था लाहौर गोल बाग में, जिसको आजकल नासिर बाग कहते हैं, वहाँ मुजस्समा नस्ब किया गया था। बाद में जब पाकिस्तान बन गया तो वो लेकर वापस चले गए, मुजस्समा उठाकर हिंदुस्तान ले गए। वहाँ मुजस्समा बनाया गया है, लगाया गया है और हर साल 17 नवंबर को उनका दिन मनाया जाता है, उनकी बरसी मनाई जाती है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आप लोगों ने अनवर कंबोज साहब की बातें सुनी जो तारीख के लिहाज से बहुत ही इंफॉर्मेटिव कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन के लिहाज से आज की नौजवान नस्ल के लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। हमें अपनी तारीख का पता होना चाहिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर एक और खबर शामिल करना चाहूँगा। मुल्क भर की तरह जूही में भी योम पाकिस्तान जोशो खरोश के साथ मनाया गया। मुतमक्तबा फ़िक्र के अफराद की जानिब से रैलियाँ निकाली गई। महकमा रेवेन्यू जूही के ऐलान पर तहसीलदार जूही अली शेर बदरानी की क़ियादत में शहर में रैली निकाली गई। रैली में शहरियों, सिविल सोसाइटी, सियासी और समाजी मजहबी रहनुमाओं ने पाक फौज और पाकिस्तान से मोहब्बत यकजहती के लिए शिरकत की। इस मौका पर मुख्तियारकार जूही अली शेर बदरानी और दीगर ने बताया कि पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों के एवज बना है, हमें अपने पाकिस्तान होने पर फ़ख्र है। उन्होंने कहा कि योम पाकिस्तान के मौका पर तमाम पाकिस्तानियों पाक फौज को मुबारकबाद पेश करते हैं। जी तो नाज़रीन, यहाँ आप लोग सुन रहे थे अनवर कंबोज साहब से तारीख के हवाले से। तो इन्होंने 2 शख्सियात के बारे में बताया हमें, जिनमें से एक का इन्होंने हमें बता दिया। अब हम इनसे पूछते हैं कि दूसरी शख्सियत कौन सी थी, उसके बारे में इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी अनवर कंबोज साहब बताइए किस हवाले से। दूसरी जो मारूफ शख्सियत है वो मलिक बरकत अली साहब थे। मलिक बरकत अली लाहौर के रहने वाले थे, पेशे के लिहाज से वकील थे। उन्होंने मुस्लिम लीग में शिरकत की। पहले वो भी मुतहदा ही जदोजहद के हामी थे और वो करते रहे। उनकी बड़ी दोस्ती थी मियाँ फजल हुसैन साहब के साथ। उन्होंने उन्हें कहा भी आप मुस्लिम लीग में ना जाएं, ये आजकल यही तरीका बेहतर है कि कांग्रेस के साथ मिलकर आज़ादी की जदोजहद करें। लेकिन उसने इसका इनकार किया और कायद-ए-आज़म मोहतरम को जाके कलकत्ता में मिले और लखनऊ में मिले और उनसे कहा कि मैं मुस्लिम लीग में शामिल हूँ और आपके साथ जदोजहद करूँगा। फिर वो लाहौर आ गए और उन्होंने जदोजहद की उनके साथ। यहाँ तक जब 37 में इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि आप 2 सीटें मुस्लिम लीग ले ले और मलिक बरकत अली को कैंडिडेट ना बनाएं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मलिक बरकत अली, मुस्लिम लीग ने कहा कि हमारी तरफ से मलिक बरकत अली कैंडिडेट होंगे असम्बली के। उन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और वो कामयाब हुए और 37 से लेके 44 तक वाहद मुस्लिम लीगी मेंबर रहे जो पार्लियामेंट में बैठते थे। गवर्नमेंट थी सर सिकंदर हयात की, जो यूनियनिस्ट थे, जिन्होंने कांग्रेस के साथ इल्हाक किया हुआ था और मिलकर गवर्नमेंट बनाई थी। बड़े मशहूर एक उनके वज़ीर छोटू राम भी थे जिन्होंने ज़िम्मेदारों के लिए नए कवानीन बनाए और उनको बड़ी फैसिलिटीज़ और बड़ा रिलीफ दिया। ये वो थे सर सिकंदर हयात। उधर 81 जो मुसलमान मेंबरान थे जो यूनियनिस्ट में शामिल थे और उनकी कदर करते थे और उनकी बात मानते थे। किसी को बात करने का उनके सामने जुर्रत नहीं थी सर सिकंदर हयात के सामने। लेकिन मलिक बरकत अली अकेला आदमी 7 साल तक मेंबर रहा और पार्लियामेंट का 5 साल तक मेंबर रहा और वहाँ पे अपोजिशन में बैठता रहा। कहते हैं कि जो पंजाब में लाहौर में मुस्लिम लीग की तारीख है, ये 7 साल तारीख मलिक बरकत अली के कारनामों पर मुश्तमिल है। वो अकेला आदमी मुस्लिम लीग में रहा, कायद-ए-आज़म के साथ रहे और उन्होंने इसकी वहाँ असम्बली में भी बात की और जो पहला सिकंदर नेहरू पैक्ट हुआ वो भी उन्होंने मरतब किया।
मलक बरकत अली साहब ने किया। उनके नाम का एक मलक बरकत अली हाल भी लाहौर में है जहाँ पे फंक्शन होते रहते हैं। तो इस तरह उनकी कुर्बानी उन्होंने नहीं देखा कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में जाऊँगा तो कोई फ़ायदा हासिल करूँगा या मैं वज़ीर बन जाऊँगा या कुछ। उन्होंने सारा कुछ छोड़ के कुछ फ़ायदा नहीं किया, 7 साल अपोजिशन में रहे और मुस्लिम लीग को छोड़ा नहीं। इस तरह उनकी जो पंजाब में वो बानी हैं मुस्लिम लीग के भी और यहाँ तहरीक के भी वो बानी हैं। उसके बाद करारदाद जब पास हुई फिर और लोग भी साथ मिलते गए और काफ़िला बनता गया, तो फिर तहरीक जो है वो लंबी हो गई। तो इस तरह जो हैं उनके जो खिदमात हैं इसके साथ। और इसी के साथ खबर शामिल करते हैं जहां पाकिस्तान गरीब अवाम पार्टी सकर के ज़ेर एहतमाम 23 मार्च यौम करारदाद पाकिस्तान के मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली गई। रैली की क़यादत ज़िले सदर वकार अली सोमरू ने की, जिसमें गरीब स्टूडेंट्स फेडरेशन सकर ज़िले के सदर अब्दुल करीम सोमरू, मोहम्मद साले और पाकिस्तान गरीब अवाम पार्टी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जी तो नाजरीन, जैसे आपने अनवर कंबोज साहब से सारी ये बातें सुनी, उन दो शख्सियात के बारे में सुना, तो हमारे साथ यहाँ पर दूसरे गेस्ट डॉक्टर एहसानुल्लाह साहब भी मौजूद हैं। आइए उनसे हम इसी हवाले से और बात जानते हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमें बताइएगा कि तकमील पाकिस्तान के लिए हमें क्या करना चाहिए। और बिस्मिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। गल ये कि पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान बनने तो बाद वो लोग जिन्हों ने कोशिशें कीतियां सन, जिन्हों ने अगे वध के सीना डाह के अंग्रेज़ का मुखालफा का राह रोकिया सी, उन्होंने कुछ इस धरती के नाल ते इस धरती ते हुकूमत करने वाले दे नाल सरकार दे नाल गिले पैदा हो गए। शायरी दसदी है कि लोगों ने इस तरह भी किया कि निरंगी सियासत दौरान तो देखिए मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफ़र न थे। फिर नासिर काज़मी ने भी कहा कि हमारे घरों की दीवारों पर नासिर उदासी बाल खोले सो रही है। फिर भी किया गया कि एक और दरिया का सामना था मुनीर मुझको, मैं एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा। फिर भी किया गया कि असा जड़ा ख्वाब देखा सी कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, मेरे बुजुर्गों ने यह घर सोच कर नहीं बनाया। फिर भी किया गया कि जड़ा ख्वाब देखा सी उसकी तकमील होती नज़र नहीं आ रही। बुनियादी तौर पर होया इंज कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वर्गे, लियाकत अली खान वर्गे, अलामा इकबाल वर्गे और अब्दुल्ला बनिश्तर वर्गे, जिमें चौधरी साहब की गल करते सन पैर के लाला लाजपत राय वर्गे और मलक बरकत अली वर्गे और मौलवी फजले हक वर्गे, उस तरह के लीडर साढ़े कोलों अल्लाह सोने ने अपने कोल सद लए। वो अपनी हयाती पूरी करके तो टुर गए। उस तो बाद सानू उस तरह के लीडर नहीं मिल सके और आवाम दे विच वो जज्बा नहीं पैदा कर सके। आवाम दे विच अज भी तहरीक पाकिस्तान वाला वो जज्बा मौजूद है। 23 मार्च 1940 वाला वो जज्बा मौजूद है, 1965 वाला जज्बा मौजूद है, मगर हुण ही साडे नाल वरत गई कि सानू उस तरह के रहनुमा ना मिले, उस तरह के आगू ना मिले। दयानतदार, अमानतदार, शऊर रखन वाली, गरीब के मसलियां समझण वाली, धरती के मसाइल नूं जानन वाली, जमीनी हकीकतां नूं मुख मट रख के गल करन वाली, और वो लोग जिहड़े गरीब के मसलियां नूं जानदे सन, धरती के मसलियां नूं जानदे सन, आंढ गुआंढ दे नाल मुल्कां दे नाल ताल्लुक रखना ना जानदे सन, खारजा पॉलिसी ना बन सकी, इत्थों के लोगों को कोई फायदा ना दिता जा सकिया, कानून ना बन सके। जे कानून बने भी तो माड़ियां वास्ते ना, माड़ियां वास्ते बने, डाडियां वास्ते ना बने। फिर एक नवी आस पैदा हुई इमरान खान के नाल लोगों को कि एक पाकिस्तान बनेगा, एक पाकिस्तान बनेगा और तब्दीली आएगी। लोग देखो एक नारे दे नाल कि असा अगे वधना है, असा नवा पाकिस्तान बनाना है, गरीबां वास्ते गल करनी है, तो नवे पाकिस्तान दे विच लोगों ने इमरान खान के नाल वध के हिस्सा पाया, मगर कौम एक बार फिर मायूस हो गई। बस मैं समझना वा कि जदों तक कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह वर्गा, अल्लामा इकबाल वर्गा, अब्दुल्ला बनिश्तर वर्गा, लियाकत अली खान वर्गा, मलक बरकत वर्गा, लाला लाजपत राय वर्गा और इस तरह के लीडर जिन्होंने ने तहरीक पाकिस्तान दे विच आवाम दे विच शऊर पैदा किया सी कि आओ एक मुल्क बनाइए, तकमीले पाकिस्तान वास्ते, तश्कीले पाकिस्तान वास्ते, तमीरे पाकिस्तान वास्ते जरूरी है कि साढ़े को इस तरह के लीडर होन। आवाम अज भी चाहती है कि सानू कोई साफ सुथरा, बाज़मीर, शऊर रखन वाला, मसले जानन वाला, धरती के मसले जानन वाला, लोगों को मिलन वाला, सच्चाई की गल करने वाला, हक की गल करने वाला, सच्चाई की गल करने वाला, सच्चाई का साथ देने वाला, सच्चाई वास्ते मर जाने वाला। साडी आवाम अज भी दीन वास्ते, सच्चाई वास्ते, हक वास्ते अपने शऊर की गल के उत्ते लबैक आखदी है। तो जे लीडर ही पिछा हट जाए,
ਲੀਡਰ ਟੋਰ ਕੇ ਹੀ ਇੱਕ ਰਾਹ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਵਾਮ ਕੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਦੇਣ, ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਰ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਉਹੀ ਸ਼ੌਰ, ਉਹੀ ਜਜ਼ਬਾ, ਉਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹੜੀ 23 ਮਾਰਚ ਵਾਲੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ पैदा हो गई तो मेरा ख्याल है तश्कील पाकिस्तान फिर तकमील पाकिस्तान की तहरीक जी मुकम्मल होगी। बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, जैसे आपने सुना डॉक्टर एहसानुल हक हमें बता रहे थे कि तहरीक तकमील पाकिस्तान किस तरीके से मुमकिन हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमें ये बता रहे थे कि आज की जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर ये जोश जज्बा ज़रूर है, लेकिन उसके ऊपर लीडर वो ऐसा मौजूद नहीं। जैसे कायद आज़म थे, अल्लामा इकबाल वगैरह थे, तो हमें उस जैसे लीडर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हम लोग एक वक्फा लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे इन दो ट्रांसमिशंस में जनाब चौधरी अनवर कंबोज साहब और डॉक्टर एहसानुल हक साहब। इनका साथ हमारे साथ यहाँ तक ही था। इसके बाद नए गेस्ट के साथ हम लोग दोबारा हाजिर होंगे। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एक कमर्शियल ब्रेक। रग्स, यह पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज़ हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है ये कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से। तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। इजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीज़नेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्ज़ी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोज़न फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।